हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों NIACL की वैकेंसी का मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट था। शॉर्ट नोटिफिकेशन हालांकि पहले जारी हो चुका था, जिसमें आपको था कि वैकेंसी आने वाली है, बट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आउट हो चुकी है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 29 जनवरी 2024 को ये आउट हुआ है। किस चीज़ का है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसी आपकी, रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट का आपके पास जॉब होने वाला है। पोस्ट आपको कितनी है? ओवरऑल 300 टोटल में है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 300 असिस्टेंट क्लास 3 कैडरे फ्रॉम ओपन मार्केट। यहाँ पे आपको स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी वाइज वैकेंसी भी दे दी गई है प्रोविजनली, ठीक है। इस हिसाब से आपके पास सारी की सारी वैकेंसी है। स्टेट्स यहाँ पे आपको और यूनियन टेरेटरी यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें आपको एक लैंग्वेज चाहिए होगा जिसकी ज़रूरत होगी। जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे उसका आपको एक लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो हर एक स्टेट के बगल में आप देख पा रहे होंगे कि एक लैंग्वेज आपके पास लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बगल में अगर आप देखोगे तो आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ से SC ST OBC EWS EUR होके फिर आपको टोटल देखने को मिलेगा इस सेक्शन में, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से जहाँ से अप्लाई करना चाहते हो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लिंक एक्टिव हो चुका है। डेट्स भी मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा। चलिए, उसके बाद क्या है कि इतनी सारी जो वैकेंसीज़ है, आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आपके स्टेट से वैकेंसी नहीं है आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके वो जो लैंग्वेज है उसका बैरियर अगर नहीं आता है बीच में, तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिहार की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो बिहार वाले बच्चे वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ वो उनको हिंदी मिल रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ हिंदी मिल रहा है वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इजीली। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके 300 मिल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे बस एब्रिब्रिएशन दिया गया है UR SC ST, तो ये सब तो खैर कोई बताने वाली बात नहीं है। वैकेंसी आपको 300 है। और इसके अलावा कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो इवेंट्स रहने वाला है आपका, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 तारीख से चालू हो जाएगा, ठीक है। जो अभी 1 फरवरी आएगा वहाँ से चालू होगा और 15 तारीख तक आपका चलने वाला है। मतलब मात्र 15 दिन का समय मिलेगा आपको, बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव, ठीक है। दोनों डेट को मिला के, मतलब ये भी इंक्लूड रहेगा और ये भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। टायर 1 का डेट आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, जो सैटरडे पड़ रहा है। इस दिन आपका टायर का ये जो है आपका ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का टेंटेटिव, यहाँ हालांकि टेंटेटिव लिखा हुआ है, बट ये जो फिक्स किया गया है मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके बदलने वाला है। तो आप लोग इस बेसिस पे ही फॉर्म भरिएगा। अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर समझते हो तब ही आप फॉर्म डालिएगा, क्योंकि एक तो सीट भी 300 है। तो जो भी पुराने कैंडिडेट्स होंगे जो किसी भी पेपर में 1-2 नंबर, 0.25 0.5 पॉइंट इस तरीके से बच रहे हैं, वो सारे इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप उस बेसिस पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव मतलब प्री का जो एग्जामिनेशन है वो आपको 2 मार्च को शेड्यूल किया गया है। मेंस के बारे में अभी नहीं बताया गया है, वो आपको इनिशिएट लेटर किया जाएगा। कॉल लेटर जो रहेगा वो 7 दिन प्रायर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कॉल लेटर की बात थी। कॉल लेटर आपको जब भी एग्जाम होगा उसके 7 डे पहले आपको, प्री के पहले एज वेल एज मेन के पहले, जब मेन का एग्जामिनेशन आएगा उसका एडमिट कार्ड या प्री का एग्जामिनेशन उसका एडमिट कार्ड, एग्जाम के 7 दिन पहले आपको क्या होगा, इनिशिएट कर दिया जाएगा। आप जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा बात, ये जो मैं हर फॉर्म में बताता हूँ ये एक्चुअली मैंडेटरी है कि इसमें आप किसी भी तरह का बाई पोस्ट या कुछ ऐसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। Since recruitment clerical cadre is done on ST basis, candidate can apply for vacancies one state UT only। आप एक कैंडिडेट एक स्टेट या एक UT से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। विल अपेयर टू ऑनलाइन एडमिशन एट द सेंटर दैट पर्टिकुलर स्टेट UT अलॉटेड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। फिर जिस तरीके से उनको आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा उस बेसिस पे आपको एग्जाम देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपका नेशनलिटी होना चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो ये सब तो खैर हर पेपर में आप देखते हो। इसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया का। एज आपका कब से कैलकुलेट होगा? तो एज जो बनेगा वो आपको, मतलब जो भी मिनिमम एज या मैक्सिमम एज होगा, मिनिमम एज आपका 21 रखा गया है, मैक्सिमम एज आपका 30 रखा है। तो ये जो 21 है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए कब तक? 1 जनवरी 2024 तक आपका 21 पूरा होना चाहिए, ठीक है। और इसके पहले आपका 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए, तभी आप फॉर्म इस वाले को फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई है। डेट भी आपको बता दिया गया, मस्ट बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब आप 2 जनवरी 1994 के पहले से जन्म आप लिए हो
तब आप इसको नहीं फिल कर पाओगे, या आप 1 जनवरी 2003 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इसको फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। 1/1/2023 को भर सकते हो, एग्जैक्ट अगर ये डेट है तो डाल सकते हो, एग्जैक्ट ये डेट है तो डाल सकते हो, और इन दोनों डेट के बीच वाला जो भी डेट है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो आपको इस तरीके से है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। फिर हम बात करें कि एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है, आपको ग्रेजुएशन आपको किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए होता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो हो जाएगा। उसमें आपको कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो डिग्री रहेगा वो 1/1/24 तक आपको कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपका इस डेट तक आपका डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब वो जो मार्कशीट होता है उसमें जो डेट रहेगा वो इसके पहले का होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो समझ रहे हो। ओवरऑल कहने का मतलब कि आपको 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेट्स तो उसी बेसिस पे रहेंगे। अगर 24 आप एंटर कर गए तो डेट्स आपको 24 में नहीं मिलेंगे, इसके आगे ही मिलेंगे। फिर नॉलेज जो आपको लैंग्वेज का बैरियर आएगा, उसमें आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आना चाहिए। कौन सा? एक रीजनल लैंग्वेज का, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का आपका जो लैंग्वेज होगा वो आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। और कैंडिडेट को ये बोला जाता है कि वो अपने आप को अप्लाई करने के पहले रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ देख ले कि वो फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया को, नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करें, जैसे एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है आपका, तो एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो प्री का पेपर होने वाला है, टायर 1 का जो पेपर होगा वो एज़ इट इज़ बिल्कुल जो आप IBPS बैंक्स क्लर्क्स के जो पेपर्स देते हो, SBI के देते हो, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, वैसा ही होगा आपका। यहाँ पे नॉट इन सीक्वेंस किया गया, कि मतलब ये मत समझिएगा कि टेस्ट में भी ऐसा ही आएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ लिख दिया सीक्वेंस वाइज ये नहीं है, बस सब्जेक्ट बता रहे हैं कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जो कि आपका 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है। टाइम आपको 20 मिनट मिलेगा सेपरेटली, मतलब जिस तरीके से ये 20 मिनट में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका मीडियम आपको सिर्फ इंग्लिश ही रहने वाला है। फिर आपका रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और ये जो होगा बाइलिंगुअल होगा, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्वांट भी बोलते हैं, तो क्वांट आपका 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड अगेन 20 मिनट्स, यहाँ भी आपको इंग्लिश एंड हिंदी में देखने को मिलेगा। टोटल आपको बन जाते हैं उसी तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 60 मिनट आपको समय मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। आपको मतलब सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसका है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना होगा, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिसाइडेड बाय द कंपनी शॉर्टलिस्टेड इन द टायर 2 फॉर मेजर। मतलब अब कंपनी डिसाइड करेगी कितने नंबर तक उन्हें सिलेक्शन लेना है मेंस के लिए, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई, आपको समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करना होगा और साथ ही साथ में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना होगा। अब दूसरा बात रहा कि मेन एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछने वाला है। सबसे पहले आपका सीक्वेंस यहाँ भी नहीं है, मतलब आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस एग्ज़ाम में। चलिए, ये जो मेन एग्जामिनेशन होने वाला है वो 250 मार्क्स का इन्होंने बताया है, और टेंटिवली 2 आवर ड्यूरेशन आपको मिलेगा, मतलब 250 नंबर का पेपर आपका 2 घंटे तक चलेगा, सेपरेट टाइम फॉर ईच टेस्ट सेक्शन और कंपोजिट टाइम, ठीक है। हो सकता है विल कंटेस्ट 5 सेक्शन एज फॉलोज, 5 सेक्शन इसमें कौन से रहेंगे, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 200, और हर में 10-10 का डिफरेंस है, तो नंबर आपके बन जाते हैं 250। मतलब पेपर आपका होगा 250 नंबर का पेपर आपका होने वाला है इसमें मेंस के एग्ज़ाम में। इंग्लिश का जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, उसके अलावा सारे ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा गया है ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम टोटल स्कोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी इन द मेन एग्जामिनेशन। हर कैंडिडेट को वो एक छोटा सा मेंस में मार्क क्रॉस करना ही है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है, कि जैसे क्वालिफिकेशन होता है ना, जैसे UR का आपको 30% नंबर लाना है, OBC का 25% लाना है, इस तरीके से एक मार्क सेटअप होगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलते हैं हम जिसे, वो आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन। आप जब मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के पहले। नो सेपरेट मार्क अवेलेबल फॉर, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अलग से, दिस टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये टेस्ट आपको बस क्वालिफाई करना है। तीसरा,
फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, वो आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसमें आपको क्वालिफाई रहने चाहिए। अब मेंस में आपने बहुत अच्छा नंबर लाया लेकिन रीजनल लैंग्वेज में आप डिस्क्वालीफाई कर गए तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मर्ली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट एंटायर कैंडिडेट टू कॉल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप किसी भी तरह से एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हो तो आपको नहीं बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए या रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है, किसी भी केस में। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स स्कोर, अगर किसी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग का इक्वल मार्क्स आता है मेरिट लिस्ट में, द कैंडिडेट सीनियर मोस्ट, मतलब जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब दो लोग के नंबर अगर सेम आते हैं तो जो बड़ा है उनको लिया जाएगा और छोटे वाले को बाद में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ, दोनों ही में रहने वाले हैं, प्री में भी और मेंस में भी। आपको देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव फॉर ईच क्वेश्चन फॉर ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन ए कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, मतलब 1/4 आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। 1/4 पर क्वेश्चन अगर एक नंबर का है तो इसमें 0.25 का आपका डिडक्शन हो जाएगा, उस बेसिस से आप अपना कैलकुलेट कर लोगे, 1/4 का रहेगा। बाकी आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, अटेम्प्ट करते हो गलत होगा तब नंबर कटेगा। चलिए फाइनल मेरिट स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं तो स्टेट वाइज की कट ऑफ भी अलग से निकलेगी, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली, आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, खैर वो तो है ही, मेरे पास तो जैसी जानकारी आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए इसके पास सबसे ज़रूरी आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए रिस्पेक्टिव डेट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन के साथ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एज जो आप फॉर्म में डालोगे वही आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास फोटो होना चाहिए और फोटो कॉपी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज डिटेल्ड बिलो, मतलब आपके पास इन सब चीज़ में बहुत सारे जो दिए गए हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी है आपके पास उसका एक फ़ोटो कॉपी भी आपको चाहिए होगा, वो आप अटैच करोगे, लेके जाओगे एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड के साथ में जो फ़ोटो आप लोग अपलोड करोगे वही फ़ोटो 2 कॉपी आप लोग उसका भी रख लेना, और जो आइडेंटिटी कार्ड आप डालोगे एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप करते समय उसका उसी का फ़ोटो कॉपी आप साथ में लेके जाना और ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज वैलिड आईडी प्रूफ फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब यह ध्यान रखना है कि आप कोई भी राशन कार्ड लेके ना जाएं या फिर आपका अभी लाइसेंस बना है और आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और तो फिर बायोमेट्रिक डाटा जिस तरीके से आपका किया जाएगा वो बिल्कुल ही कंप्लीट, मत यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फिंगर्स आर कोटेड, स्टैम्प्ड इंक, मेहंदी कलर, ये सब आपका नहीं होना चाहिए, वॉश होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इन फिंगर डर्टी या डस्टी इंश्योर द वॉश देम एंड ड्राई देम, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में कुछ बताया गया है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑनलाइन जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे मेन एग्जामिनेशन में उनको बुलाया जाएगा इसके लिए। एट द सेलेक्ट सेंटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टाइम, डेट, टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड इन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन आवर वेबसाइट। जब भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे मेंस के बाद तो आपको वेबसाइट पे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अप्लाई फॉर वैकेंसी अंडर स्टेट अदर डोमिसाइल्ड स्टेट हैव टू अपीयर द क्वालिफाई रीजनल टेस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ, इतना जो भी जिस भी स्टेट से डोमिसाइल्ड मतलब जहाँ आप रहते हो उसके बेसिस से आपको उसी लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, मतलब इसका कोई मेरिट में हिस्सा नहीं होगा बट इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम, किसी भी तरह का स्कोर आपको इसके लिए नहीं दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसेस एट टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी एक बार आप देख रहे हो तो देख ही लो। प्रिंट आउट होगा आपका कॉल लेटर का, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का जो प्रिंट आउट होगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई कॉम्पिटेंट SLC मतलब 10th का या स्टैंडर्ड 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी मतलब फोटो आइडेंटिटी जो भी आपका होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसका फोटोकॉपी भी चाहिए होगा और ओरिजिनल भी चाहिए होगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस पे आप फॉर्म डाल रहे हो उसका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर, और डेट्स के पहले होना चाहिए। फिर इतना हैज़ टू बी सबमिटेड
इतना मतलब ये सेम आपको बिफोर के बाद ही लिखा हुआ है। चलो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर जिनके पास है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। आपको SC ST OBC जो भी, अगर EWS का भी ले लो साथ में, तो वो सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कम अंडर द क्रीमी लेयर और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट आर नॉट इंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन। मतलब इस तरह के कैंडिडेट को OBC रिजर्वेशन में नहीं रखा जाएगा। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज अनरिजर्व, फिर उनको जनरल में डाल दिया जाएगा इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इस तरीके से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म ही भरो UR से, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये, और छोटी छोटी बातें हैं बस। कैंडिडेट नॉट अलाउड टू अपीयर इन द रीजनल लैंग्वेजेस इफ दे फेल टू प्रोड्यूस रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो। कहने का मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसके पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि समय दिया जाएगा आपको कि आप प्रोड्यूस करो, उसके बाद आपका उसका टेस्ट होगा। सेंटर्स होंगे विल बी कंडक्टेड ऑन वेन्यू इन रेस्पेक्टिव कॉल लेटर। कॉल लेटर में आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट वेन्यू सेशन में आपका पेपर होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिवली यहाँ पे आप दे दिया गया है, टायर 1 का यहाँ पे है, टायर 2 का यहाँ पे है। जिस जिस स्टेट के अंदर रहने वाला है वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया गया है। आप जिस भी स्टेट से हो, मैं इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि आपका जो भी स्टेट या UT रहने वाला है उसके अंदर प्री के अंदर कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं और मेंस के अंदर कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, आप बिल्कुल ईजिली देख सकते हो। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी आपको देना है 1/2/2024 से लेकर 15/2/2024 के बीच में। दोनों डेट इंक्लूड रहेगा, मतलब इस दिन भी पूरे दिन आप अप्लाई कर सकते हो, इस दिन भी पूरे दिन अप्लाई कर सकते हो। SC ST PWBD के लिए आपको है 100 रुपीज़, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST, इंटीमेशन चार्ज ओनली। जो भी थोड़ा बहुत चार्ज कटेगा, मतलब अगर आप ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी पेमेंट कर रहे हो तो उसका चार्ज जो कटेगा वो आपको पे करना होगा, अदरवाइज सिर्फ 100 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWBD के अलावा जो भी हैं, जनरल OBC EWS जो भी हैं, उनका जो फ़ी रहने वाला है, उनका फ़ी रहने वाला है आपको 850 रुपये, ठीक है, 850। इसमें GST इंक्लूड है ऑलरेडी, एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्ज, ठीक है। चलिए, बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज इफ़ एप्लीकेबल इज़ नॉट बोर्न बाय द कैंडिडेट इज टू बोर्न बाय द कैंडिडेट। मतलब अगर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है तो वो कैंडिडेट को ही देना होगा। एक बार जो फ़ी पेड हो गया अगर, तो वो रिफंड नहीं होगा किसी भी तरह से। एनी फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट फ़ी पेमेंट ऑप्शन आर डिटेल्ड अंडर पारा 2 गिवन बिलो। चलो ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता ही है। रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी पेमेंट करना है, स्कैन अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको जब भी आप बैंक का फॉर्म डालते हो तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो डालना ही होता है, तो आपको पहले से ये सब रेडी करके रखना है। मतलब आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा अभी। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, फोटोग्राफ का आपको दे दिया गया है 4.5 होना चाहिए। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे होना चाहिए, लेकिन ब्लैक इंक से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पेपर आपका कौन सा होना चाहिए, वाइट पेपर, और साथ में ब्लैक इंक होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक इंक और वाइट पेपर से ही आपको करना है, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर, ब्लैक और ब्लू इंक, ये चलेगा आपको। वाइट पेपर होना चाहिए, लेकिन इंक ब्लैक या ब्लू कोई भी चल सकता है, बट सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा कि लिखा है ब्लैक इंक से सिग्नेचर आपका होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। टेक्स्ट गिवन बिलो, जो आपको टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है दिख रहा है आपको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो लेकिन क्लियर लिखा गया है कि ब्लैक इंक से आपको डालना है, ठीक है। लिखना है आपको किस चीज़ से, ब्लैक इंक, ठीक है। ऑन वाइट पेपर पे ब्लैक इंक, मतलब वाइट बिल्कुल प्लेन पेपर पे आपको ब्लैक इंक के साथ लिखना क्या है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मॉल, मतलब ये ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर दिखना चाहिए। कैंडिडेट नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही इज मे यूज हिज राइट थंब फॉर अप्लाइंग। अगर आपका किसी भी कैंडिडेट के पास किसी भी कारण से अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब का यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। जो टेक्स्ट गिवन आपको डिक्लेरेशन में लिखना है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा डैश में, उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर, ये पूरा फॉर्म आपको लिख के स्कैन करके इसे अपलोड करना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। ईजिली आप घर बैठे टैब, लैपटॉप या फ़ोन से भर सकते हो। आप स्कैनर भी बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं, एडोब स्कैन आता है, डॉक स्कैनर आता है, बहुत सारे से ईजिली कर सकते हो ये सब काम है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको कैफ़े जाना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा भरवाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसानी से भर सकते हो। चलिए,
एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर तो अब ये अब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मैंने जो भी ज़रूरी बातें थी वो बता दिया। अब ये सब बस जैसे यहाँ पर अप्लाई करने जाओगे वो आपको खुद ब खुद होता ही जाएगा। पेमेंट किस तरीके से करना है वो यहाँ पे बताया गया है। गाइडलाइंस में स्कैनिंग अपलोड फोटोग्राफ आपको बता दिया गया है 4.5 × 3.5 होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट भी रीसेंट होना चाहिए। स्टाइल कलर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड। अगर वाइट बैकग्राउंड रहे फोटो का तो वेल एंड गुड। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद रिलैक्स्ड फेस, आपका फेस मतलब ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कैमरे पे नज़र होना चाहिए। चलिए, और कोई ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। साइज आपका बता दिया गया है कितना से 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। 50 KB एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं लेगा। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन का आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इसका साइज़ आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए साइज। इतना सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और सिग्नेचर का आपको 10 से 20 KB होना चाहिए और डिक्लेरेशन का आपको फिर से 20 से 50 KB का साइन होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर हैंड राइटेड डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। डिक्लेरेशन भी आपको जो डिक्लेरेशन लिखोगे वो आपको किस चीज़ में लिखना है, रनिंग लेटर्स में लिखना है, मतलब जैसे आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो वैसे। स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ इस तरीके से 200 DPI पे होना चाहिए। कलर तो ट्रू कलर पे होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया। साइज़ आपको सब कुछ पता है। एक्सीड मतलब जो भी साइज़ है, मतलब 20 से 50 है तो 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन ही डालना है आपको। फिर अपलोड बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, कॉल लेटर जब भी आपको आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा ही दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ 2 तरीके से होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा, रोल नंबर डालोगे तो डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्शन अगेंस्ट एंड, चलो ये तो मिसकंडक्ट वाला बात है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन SC ST EWS, ये आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है आपके लिए। आपको फाइनेंशियल ईयर चाहिए होगा, इशूड आफ्टर इतना होना चाहिए, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22, 23-24 एंड शुड हैव बीन इशूड आफ्टर, मतलब 31/3/2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सच कैंडिडेट शुड ऑल्सो सबमिट अ डिक्लेरेशन इन एडिशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको इस फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट इशू करना है जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस में आपको जो जहाँ जहाँ डैश है वो फिल करके एक सर्टिफिकेट को इशू करना है। आप निकलवा लोगे, इसको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड आपको न्यूली अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ्स का होगा। इनॉलमेंट बेनिफिट्स, आपका स्केल ऑफ पे क्या रहने वाला है, आपको 22,405 से लेके 23,707, मतलब ऑलमोस्ट जो पेपर आप बनता है वो आपका 37 के अराउंड सैलरी बन जाएगी, ठीक है। टोटल मिला विला के अप्रॉक्स आपको 37 इनिशियल स्टेज पे मेट्रो सिटी में मिलता है। फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रोसीड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एक नीचे आपको फॉर्म अटैच किया गया है, वो अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो आप इसको फिल करके सबमिट करोगे, ठीक है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सब आपको बता दी। जो इंपॉर्टेंट बात, सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब वगैरह का सबका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फॉर्म भरना आपको 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखोगे। 1 से लेकर 15 तक आपका डेट है और 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम का डेट्स है। चलिए, ठीक है। आगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट दे दूँगा।